नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल सौगी क्लासेस में। मैं मोहिनी दीक्षित आज की वीडियो में लेकर आई हूँ हिंदी नेट का जो सिलेबस है उसमें जो 8वीं इकाई है नाटक, उसकी अगली श्रृंखला जिसमें आज हम लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक सिंदूर की होली पर बात करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में आपको लक्ष्मी नारायण जी के सिंदूर की होली नाटक के साथ ही साथ लक्ष्मी नारायण मिश्र के मुख्य नाटक कौन कौन से हैं, उन्होंने किस प्रकार के नाटक लिखे, ये भी देख पाएंगे आप लोग। और इस नाटक का सार हम समझ पाएंगे क्रम से, और इस नाटक से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं वो भी आप इस वीडियो में देख पाएंगे। और इस नाटक में कौन कौन से पात्र हैं, उनसे जुड़े हुए कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको याद करने होंगे, वो भी हम इस वीडियो में देख पाएंगे। इसी के साथ साथ हम सिंदूर की होली नाटक के जो प्रमुख संवाद हैं, जो प्रमुखता से पूछे जा सकते हैं आपसे परीक्षा में, महत्वपूर्ण है, उन पर भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद इस नाटक से संबंधित और लक्ष्मी नारायण मिश्र से संबंधित विद्वानों के क्या मत हैं वो भी आप इसी वीडियो में देख पाएंगे। और अंत में हम देखेंगे सिंदूर की होली से जुड़े हुए और लक्ष्मी नारायण मिश्र से जुड़े हुए प्रश्न जो पिछले वर्षों में आ चुके हैं और जो आने की संभावना है, वो प्रश्न भी आप इसी वीडियो के अंत में देख सकेंगे। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का जन्म 1903 में हुआ और इनका स्वर्गवास हुआ 1987 में। इन्होंने दो प्रकार के नाटक लिखे, ऐतिहासिक और समस्या नाटक। समस्या नाटक का इन्हें जन्मदाता माना जाता है। सबसे पहला जो नाटक है इनका वो है अशोक, जो 1927 में प्रकाशित हुआ। ये एक ऐतिहासिक नाटक है। दूसरा है राक्षस का मंदिर, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात। राक्षस का मंदिर से लेके आधी रात तक ये इनके समस्या नाटक हैं और इनको याद करने के लिए एक बहुत आसान कोडिंग बनाई गई है। ये कोडिंग आपको तब काम आती है जब हमारे दिमाग में बहुत सारा प्रेशर होता है, जब हम परीक्षा दे रहे होते हैं। तब किसी नाटक का हम प्रकाशन वर्ष अगर भूल जाते हैं तो उस समय पर हमें ये कोडिंग बिल्कुल रामबाण की तरह हमारे काम आती है। तो ये कोडिंग है, अशोक ने मंदिर में संन्यास रहस्यमय योग के द्वारा होली की रात में लिया। अशोक ने मंदिर में, तो अशोक से हो गया अशोक, मंदिर से हो गया राक्षस का मंदिर, संन्यास से सन्यासी, रहस्यमय से मुक्ति का रहस्य, योग से राजयोग और सिंदूर की होली से होली और रात से आधी रात। तो ये आप एक वाक्य याद कर लीजिए तो आपको इन नाटकों का क्रम याद हो जाएगा। इनके ऐतिहासिक नाटक हैं गरुड़ ध्वज, वत्सराज, दशाश्वमेघ, विदस्ता की लहरें, धरती का हृदय, काल विजय और गंगा द्वार। ये इनके ऐतिहासिक नाटक हैं। इनको भी याद करने के लिए एक बहुत आसान कोडिंग है। ऐतिहासिक गरुड़ ने वत्स मेघ को लहरों से बचाकर धरती के विजय द्वार पर पहुंचा दिया। इसमें ऐतिहासिक शब्द है तो आपको याद हो जाएगा कि ये ऐतिहासिक नाटकों का क्रम है। ऐतिहासिक से ऐतिहासिक ही है, गरुड़ से गरुड़ ध्वज, वत्स से वत्सराज, मेघ से दशाश्वमेघ, लहरों से विदस्ता की लहरें, धरती से धरती का हृदय, काल विजय से विजय और द्वार से है गंगा द्वार। तो ये कोडिंग के माध्यम से आपको बहुत आसानी से ये याद हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं इस नाटक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ये नाटक दोस्तों 1934 में पहली बार प्रकाशित हुआ और इस नाटक में 3 अंक हैं। तीनों अंकों में जो दृश्य स्थल है वो है डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल के बंगले की बैठक, और तीनों ही अंकों में वही रहता है, सिर्फ समय परिवर्तित होता है। पहला जो दृश्य है, पहला जो अंक है, उसका समय है सुबह 9 बजे का, और दूसरा जो दृश्य है वो है सायंकाल, शाम का समय है और बरसात का समय है। तीसरा जो दृश्य है वो रात्रि का है, अंधेरी रात है, उसका समय दिखाया गया है। समस्या नाटकों के क्रम में यह उनका 5वां नाटक है। इस नाटक के कथानक की जो समय अवधि है वो 12 से 13 घंटे में समटी हुई है। 12 से 13 घंटे में पूरा नाटक हो जाता है। नाटक की कथा सुबह 9 बजे से शुरू होकर 10 बजे तक पूरी समाप्त हो जाती है। यह नाटक एक नायिका प्रधान नाटक है।
नायिका प्रधान नाटक है। इस नाटक में मनोरमा वैधव्य का समर्थन करती हैं और चंद्रकला रोमांटिक प्रेम का। निस्वार्थ और आदर्श प्रेम को इस नाटक के द्वारा चित्रित किया गया है। भ्रष्टाचारी कानून व्यवस्था का भी इसमें जिक्र है कि कानून व्यवस्था किस हद तक एक भ्रष्ट हो सकती है। रोमांटिक भावुकता और यथार्थ बुद्धिवाद में जो टकराहट है वो भी इस नाटक में दिखाया गया है। समाज में विधवा का स्थान और विधवा विवाह का प्रश्न भी बहुत गहनता से उठाने की कोशिश लेखक ने की है। पुनर्विवाह और वैधव्य की समस्या पर मुख्य रूप से इस नाटक में प्रकाश डाला गया है। प्रेम, कला, साहित्य और दर्शन का जो रूप है उस पर भी प्रकाश डाला गया है। उनके आपस का द्वंद्व भी प्रस्तुत किया गया है और नव सिद्धांत और पुराने सिद्धांतों पर भी एक तरह से जो द्वंद्व है आज के समाज का वो चित्रित करने की, तत्कालीन समाज का वो चित्रित करने की भी लेखक ने कोशिश की है। अब हम देख लेते हैं इस नाटक का सार। अंक 1 शुरू होता है। इसमें सुबह का समय है। मुरारी लाल जो डिप्टी कलेक्टर हैं उनके बंगले की बैठक का दृश्य है और मुरारी लाल और माहिर अली के बीच में बातें हो रही हैं। बातें किस बारे में हो रही हैं कि आज जाना था, नहीं जाना था, और फिर बातों बातों में शुरू हो जाता है कि राय साहब आने वाले हैं 10,000 रुपये लेकर। वो जो लड़का आया था एक रजनीकांत नाम का जो 17-18 वर्ष का है उसकी हत्या करवाना चाहते, माफ कीजिएगा, उसकी हत्या करवाना चाहते हैं राय साहब। तो माहिर अली जो है वो बताता है कि 10,000 रुपये तो लेकर वो अभी आने वाले हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए कि मासूम जो लड़का है रजनीकांत उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो मुरारी लाल हैं वो उसे तर्क के माध्यम से समझाते हैं कि देखेंगे, पहले आने दो उन्हें, और वो आ जाते हैं। 10,000 रुपये भी ले जाते हैं। माहिर अली थोड़ा रूखे बर्ताव करता है उनसे, तो 500 रुपये उसे भी मिलते हैं क्योंकि उनके लिए भी लेकर आया होता है। 10,000 रुपये भगवंत सिंह दे देता है मुरारी लाल को और मुरारी लाल और भगवंत सिंह के बीच में बात होती है जिसमें पता चलता है कि भगवंत सिंह उसकी हत्या करवा देना चाहता है, जबकि मुरारी लाल को लगता है कि ये सिर्फ डांट फटकारना चाहता होगा, मारपीट, हाथ पैर तोड़वा देगा। लेकिन भगवंत सिंह कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैं तो पहले से ही सब लोगों को बनाकर आया था, बता के आया था कि जैसे ही मैं जाऊंगा इसे मार देना, तो अब कुछ नहीं हो सकता। जैसे ही ये बात पता चलती है माहिर अली को नहीं, मुरारी लाल को, तो वो बिगड़ जाता है। कहता है अच्छा तुम तो हत्यारे हो, तुम बूढ़े हुए जा रहे हो, वो तो अभी लड़का है, उसे जिंदा रहने देते, डांट फटकार देते, मैं समझा देता, तुम तो हत्या पर उतारू हो, ऐसा मैंने कब कहा। तो जब वो समझ लेता है भगवंत सिंह के अब बिगड़ रहा है मामला, तो वो पैरों में पड़ जाता है। कहता अब सरकार अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो मर भी गया होगा वो, क्योंकि मैं पहले ही कह के आया था। तो मुरारी लाल सोचता है कि काम मर तो गया ही होगा, क्यों ना और ज़्यादा पैसे ले लिए जाएं। तो कहता है कि ठीक है, बात तभी बनेगी जब इसका 4 गुना दोगे तुम मुझे। 4 गुना से मतलब 40,000 रुपये। तो उससे कहता है कि सरकार इतना तो बहुत ज़्यादा है। तो कहता है नहीं, इससे 1 रुपये भी कम नहीं लूँगा, पूरा 40,000 ही चाहिए, नहीं तो फिर तुम देखना, नहीं तो उस लड़के को कुछ नहीं होना चाहिए, इस बात की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये सब बातचीत करके उसे डांट कर भेज देता है। फिर आती हैं मनोरमा और चंद्रकला के बीच में बातें हो रही होती हैं और ये जो पूरा प्रसंग था ये उन दोनों को भी पता होता है। मनोरमा एक चित्र बनाया है मनोरमा ने, वो लेकर आती हैं, चंद्रकला को दिखाती हैं और बातें होती हैं उन दोनों के बीच में कि कितना सुंदर चित्र है, कैसे वो मारा गया, बचेगा नहीं बचेगा। इसमें मनोरमा का भी झुकाव दिखाई देता है सहज रूप से और चंद्रकला का एक आकर्षण दिखाई देता है रजनीकांत के प्रति। इसी प्रसंग में मनोज शंकर जो है वो भी बाहर से आ जाते हैं, जो अपनी परीक्षाएं छोड़कर आए हुए होते हैं और इनके बीच में भी आपस में बात चलती है। फिर जो मनोरमा और मनोज शंकर के बीच की बात होती है जिसमें पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं आकर्षित हैं और इसी अंक में जो मुरारी लाल हैं वो भी मनोरमा को पसंद करते हैं, चाहते हैं कि ये यहीं रह जाएं, जिसका उत्तर देती हैं मनोरमा कि ये संभव नहीं है। कुछ तर्क भी देती हैं, कानून और कला का साथ नहीं है, इस तरह से वो तर्क उपस्थित करती हैं और मना कर देती हैं।
मनोज और मुरारी लाल के बीच में बात होती है, जिसमें मनोज शंकर कहता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप इतने पैसे मुझे क्यों भेजे जा रहे हैं। पहले आपने मुझे 400 रुपये भेजा, फिर 200 रुपये भेज दिया, 600 रुपये तो कुल मिलाकर आपकी तनख्वाह है। आप अपना नैतिक पतन क्यों कर रहे हैं मेरे ऊपर, और इतने रुपए देकर आप क्या चाहते हैं कि मैं बिगड़ जाऊं। तो जो मुरारी लाल है वो कहते हैं, नहीं, ऐसा कोई प्रयोजन नहीं है मेरा, मैं यही चाहता हूँ कि तुम सुख से रहो और तुम्हारी पढ़ाई किसी भी कोई भी रुकावट ना आए और तुम विदेश यात्रा भी करो। तो जो मनोज शंकर है वो कहते हैं कि मैं इतने पाप का बोझ लेकर नहीं रह सकता, क्योंकि पहले से ही मैं बोझ में हूँ कि जो मेरे पिता की आत्महत्या करके जो मरे हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वजह थी उन्होंने आत्मघात किया, जो पता नहीं चलता, और वो अंदर ही अंदर घुट के अपने आप को बीमार कर लेता है और एक बहुत ही मानसिक रोग की स्थिति में है, भयंकर मानसिक रोग की स्थिति में है। मुरारी लाल और मनोरमा से जब प्रसंग होता है तो वो बात भी मनोरमा मनोज शंकर को बताती हैं। मनोरमा जो प्रसंग सुनती हैं मनोज शंकर का, तो वो भी उसके बारे में कुछ जवाब नहीं देती, सिर्फ संवाद ही चलता है इस अंक में। और इसी अंक में दिखाया जाता है कि रजनीकांत अधमरी अवस्था में लाया जाता है इनके बंगले पर, मुरारी लाल के बंगले पर, और बहुत घायल है। रजनीकांत को देखकर जो चंद्रकला है वो दुखी हो जाती हैं और भीतर चली जाती हैं। यहीं पर यह अंक समाप्त हो जाता है। अब दूसरा अंक आता है। यहाँ पर जो समय है वो है संध्या का समय, बारामदे का दृश्य है। मनोज शंकर जो है वो बांसुरी बजा रहा है और अंदर जो है वो चंद्रकला को डॉक्टर देखने आए हैं, क्योंकि अब चंद्रकला की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसकी जो नब्ज है वो कभी भी बंद हो सकती है, हृदय की गति बंद होने की आशंका डॉक्टर जता रहे हैं, लेकिन किसी भी रोग का स्पष्ट पता न होने के कारण काफ़ी परेशान है। और जो बांसुरी बजा रहा है मनोज शंकर, उसके पास मनोरमा आकर बात करती हैं और दोनों का ही एक आपसी झुकाव इस अंक में प्रकट होता है संवाद के द्वारा, जिसमें पता चलता है, जिसमें मनोरमा प्रस्ताव रखती हैं कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मैं विधवा हूँ तो तुम्हें भी विधुर होना होगा, तुम बांसुरी बजाना, मैं चित्र बनाऊंगी, इस तरह से हम जीवन व्यतीत करेंगे। और साथ में ये भी बात कहती हैं कि मैंने ऋषिकेश जाने का फैसला कर लिया है, अब मैं चित्रकला से संन्यास लेना चाहती हूँ। ये दोनों ही बातें इस अंक में सामने आती हैं अलग अलग समय पर। तो हम कह सकते हैं कि एक भाव अतिरेक के कारण मनोरमा का ये रूप उभर कर आता है, जो मनोज शंकर से कहती हैं कि अब हमारा एक जन्म का नहीं अनेक जन्मों का साथ है, क्योंकि किसी बंधन में नहीं पड़ेंगे, विवाह नहीं करेंगे, लेकिन साथ में ही रहेंगे प्रेम संबंध में। और इस बात को मुरारी लाल सुन लेते हैं और जब मनोरमा को भेज देते हैं कि डॉक्टर साहब को बुला लाओ, उसी समय पर वो मनोज शंकर से बात करते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम जानते हो कि मेरी मनसा क्या है, मैं चाहता हूँ कि जो चंद्रकला है, उनकी पुत्री हैं, उनका विवाह हो जाए। तो वो कहते हैं ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है कि हमारी राय अगर नहीं है और चंद्रकला की भी अगर राय नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि ज़बरदस्ती किसी का विवाह किया जाए। इस तरह से तर्क वितर्क चलता है और मनोज शंकर ये भी कहते हैं कि मैंने मनोरमा का हाथ इसलिए नहीं पकड़ा है कि मैं उसे अपनी स्त्री बनाऊंगा, मैंने ज़िंदगी भर अविवाहित रहने के लिए उनका हाथ पकड़ा है। इतने में डॉक्टर आते हैं, आपस में दोनों की बातचीत चलती है। यहाँ पर जो डॉक्टरी है, जो एक मेडिकल साइंस है, उस पर भी लेखक कटाक्ष करते हैं कि किस तरह से जो विद्या है, डॉक्टरी है, वो किस रूप में हो गई है कि जो जीवनदायिनी थी अब वो मृत्यु की ओर ले जाने वाली है। इतने में मनोज शंकर और डॉक्टर की बहस होती है, इसमें मनोज शंकर कहते हैं कि आप अगर चाहें तो मैं चंद्रकला को अभी ठीक कर सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि ठीक है, आप भी कोशिश करके देख लीजिए, और मनोज शंकर चंद्रकला को बुलाने चले जाते हैं। मनोज शंकर जब चंद्रकला को लेवाने जा रहे होते हैं, उनसे बात समझाकर बाहर घूमने के लिए ले जाने के लिए राजी कर लेते हैं, तब मनोरमा और मनोज शंकर के बीच में फिर बात होती है और तब मनोरमा भाव प्रकट करती हैं कि मेरी मंशा ये नहीं है कि आप सच में विधुर हो जाएं, वो चाहती हैं दिल से कि चंद्रकला और मनोज शंकर का विवाह हो, ये दोनों आपसी ज़िंदगी अच्छे से शुरू करें। ये बात सुन लेते हैं मुरारी लाल, और जब
मनोज शंकर चला जाता है, तब मुरारी लाल कहते हैं कि आप तो बिल्कुल देवी हैं, आपने तो ये बड़ा परोपकार का काम किया कि आपने समझा दिया मनोज शंकर को, और चंद्रकला के लिए समझाने के लिए आपने उन्हें युक्तियां प्रदान की, उनसे कहा, आग्रह किया। तो इस पर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं मुरारी लाल और कहते हैं कि आप तो देवी हैं, एक तरह से समाज का जो उद्धार करने वाली जो देवी हैं वो मान लेते हैं। इतने में ही मनोरमा कहती हैं कि आप ऐसा कुछ मत कहिए, क्योंकि मैं तो ऋषिकेश जाने वाली हूँ और अपनी रंगों की पिटारी गंगा में फेंक कर कंठी माला धारण कर लूँगी। तो ये घोषणा भी इसी अंक में मनोरमा करती हैं। फिर जब बाहर ही बैठे हुए होते हैं माहिर अली और मुरारी लाल, तो माहिर अली जो है वो बाहर से आके बताता है कि रजनीकांत की जो हालत है बहुत ख़राब है, बहुत घायल हो चुका है, सिर फट चुका है उसका, और उसकी देह पर कम से कम 28 लाठियों के निशान मिले हैं, मरने की ही कगार पर है, किसी भी समय सांसें बंद हो सकती हैं। और इसी के साथ एक बात और बताता है कि हरिनंदन आया था बाकी के रुपए लेकर, लेकिन मैंने उसे डांट फटकार दिया कि हत्यारा, अब तू क्या चाहता है, अब क्यों आया है यहाँ पर, चला जा। तो जब ये सुनता है मुरारी लाल कि तुमने डांट दिया उसे, ये क्यों किया, ये कोई करने का तरीका नहीं था, और तर्क देता है इस बात के लिए ये कि अगर मैं ये पैसे नहीं भी लूँगा तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि राय साहब जो भगवंत सिंह है वो इतना पैसे वाला है, उसने सारा लूट लाट के अपने पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए हैं, वो 10-10 रुपए में सब गवाहों को बिगाड़ देगा और जीत जाएगा केस, और 1000 रुपये भी पूरे नहीं खर्च होंगे, वो जेल से बाहर आ जाएगा। तो उसकी असली सज़ा यही है कि उससे रुपए ले लिए जाएं, और इतने रुपए ले लिए जाएं कि उसके पास कुछ और बचे ही ना। तो वो ये तर्क देकर माहिर अली से कहता है डांट कर के जाकर उसको बुला लाओ, हरनंदन को बुला लाओ और पैसे लेकर। तो यहाँ पर ये अंक समाप्त हो जाता है। अब जो तीसरा अंक है, दूसरे अंक में जैसा बताया कि मनोज शंकर बाहर घूमने जाने के लिए चंद्रकला को तैयार कर लेते हैं और लेकर चले जाते हैं। अब तीसरे अंक जो प्रारंभ होता है, यहाँ पर समय है वो रात्रि हो गई है, माहिर अली बारामदे में अकेला बैठा है अंधेरे में, मनोरमा आती हैं लालटेन लेकर, और घर में और कोई भी नहीं है, क्योंकि मनोज शंकर और जो चंद्रकला है वो बाहर गए हुए हैं, और बैठे बैठे सोते हुए की स्थिति में था माहिर अली, जिसे जागने पर मनोरमा बात करती हैं तो पता चलता है, वो अपना स्वप्न सुनाता है कि मैंने बहुत भयंकर स्वप्न देखा, 2 राक्षस देखे जो मुझे लेके जाना चाहते थे। कहता है कि वो साक्षात यमराज हैं, आज की जो रात है वो कयामत की रात है, आप इधर उधर मत घूमिए, क्योंकि हो सकता है क्योंकि वो रजनीकांत को लेने आए हुए हैं, वापस यहीं से फिरेंगे तो लपेटे में मत आ जाइए। इस तरह की बात करता है। इसी तरह की बातचीत चल रही होती है, तभी चंद्रकला और मनोज शंकर का वापस आना दिखाया जाता है, जिसमें मनोज शंकर थोड़ा पीछे हैं, चंद्रकला पहले आ जाती हैं, और चंद्रकला और मनोरमा के बीच में बातें चलती हैं, एक अच्छा खासा संवाद चलता है, जो दोनों ही दृष्टि से, एक वैधव्य के दर्शन को लेके, एक पुरानी संस्कृति नई संस्कृति को लेके, सारा दर्शन और संवाद जो मुख्य रूप से है वो मुझे लगता है तीसरे अंक का मुख्य रूप से आता है। चंद्रकला अस्पताल में गई हुई होती हैं, शाम को जब वो मनोज शंकर के साथ घूमने जाती हैं, तब वो अस्पताल में भी जाती हैं, और बेहोश रजनीकांत के हाथ से ही अपनी मांग में सिंदूर लगवाकर वापस आती हैं। और जब बातों में काफ़ी देर बाद जब संवाद रूप से चलता है, तब मनोरमा को बाद में पता चलता है कि अच्छा तुमने ये भी किया है, और तब पता चलता है कि चंद्रकला ने एक निश्चय कर लिया है रजनीकांत की विधवा बनकर पूरे जीवन को व्यतीत करने का। ये इनका फैसला बाद में मुरारी लाल और मनोज शंकर को भी पता चलता है जब वो वापस आते हैं। मुरारी लाल थोड़ा गुस्सा भी दिखाता है कि तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई, अस्पताल में जाकर किसी पराये मर्द के सर पर हाथ रख दिया तुमने और उनके तलवे सहलाए, तब तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई। तो तब तो चंद्रकला कुछ नहीं कहती, चुपचाप भीतर चली जाती है, और थोड़ी देर के बाद जब बाहर आती है तब वो अपना सर से साड़ी हटा देती है, और उसके मांग में लगा हुआ सिंदूर सभी को दिखाई दे जाता है, और सभी स्तब्ध रह जाते हैं, और वो खुलकर स्वीकार कर लेती हैं कि अब मैं आपके ना ही घर में रहना चाहूँगी, क्योंकि अब मैं विधवा हूँ, विवाहिता हूँ, अब मुझे अलग ही रहना चाहिए, और मेरी शिक्षा इतनी हो गई है कि मैं अपना निर्वाह कर लूँगी।
और कह रही हैं कि मैं पश्चाताप, जो उनके पिताजी भ्रष्टाचार से इतना रुपए ले लिए हैं, उसके लिए कहती है कि ये प्रायश्चित किया है। तो वो मुरारी लाल का घर भी छोड़ देती हैं और उनकी संपत्ति को भी अस्वीकार कर देती हैं। इसी नाटक में आता है जो मनोज शंकर है, जो माहिर अली के साथ गए हुए होते हैं, तो माहिर अली इन्हें सब कुछ बता देता है इनके पिता की मृत्यु के बारे में। तो मनोज शंकर को पता चल जाता है कि इनके पिता की मृत्यु इन्होंने धोखे से की, भांग पिलाकर नदी से नीचे गिराकर की और कुछ पैसों के लिए की, और इतने दिनों से छुपाए हुए थे, जिसके विषाद के कारण मनोज शंकर का भी स्वास्थ्य इतना गिरता गया, ना ही वो पढ़ाई अच्छे से कर पाए, ना ही वो अपना जीवन अच्छे से जी पाने की स्थिति में थे। लेकिन उन्हें पता चल जाता है और स्वीकार कर लेता है मुरारी लाल, तो उससे वो संतुष्ट हो जाते हैं और उसकी घर है और जो संपत्ति है जो मुरारी लाल मनोज शंकर को भी देना चाहता है, तो वो भी अस्वीकार कर देते हैं कि ये पाप का बोझा हम नहीं ढो सकते। तो इस प्रकार मनोज शंकर और जो चंद्रकला है, दोनों ही मुरारी लाल के घर और संपत्ति को लेने से इनकार कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और माहिर अली और मनोरमा तो अपना फैसला सुना ही चुकी हैं कि वो अगले दिन ऋषिकेश जाकर कंठी माला धारण करना चाहती हैं, समाज सेवा में अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हैं। यहीं पर माहिर अली कहता है कि मैंने आप सभी से कहा था कि आज कयामत की रात है, इसीलिए ये सब हो रहा है कि चंद्रकला जा रही हैं, मनोज शंकर जा रहे हैं, मनोरमा भी जा रही हैं, कोई नहीं बचा। इतने पैसे जो इकट्ठे किए थे बुरी तरह ले लेकर सबसे, उनका क्या होगा। तो माहिर अली कहता है कि आज कयामत की रात थी। तो इसी कयामत की रात होने पर हामी भरते हैं मनोज शंकर और मनोरमा, और यहीं पर यह नाटक समाप्त हो जाता है। ये थी इस नाटक की कुछ महत्वपूर्ण कथा सार, जो क्रम से मैंने आपको बताया। अब हम देख लेते हैं इस नाटक के पात्र और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको याद रखने होंगे। रजनीकांत है, 17-18 वर्ष की उम्र है इनकी, भगवंत सिंह का भतीजा है, दूर के रिश्ते का, और चंद्रकला का प्रेमी है। भगवंत सिंह है जो रजनीकांत की हत्या करता है और रजनीकांत का चाचा भी है, दूर के रिश्ते का, क्योंकि रजनीकांत के दादाजी और भगवंत सिंह के दादाजी दोनों आपस में भाई होते थे। मुरारी लाल है जो डिप्टी कलेक्टर है, उम्र इनकी 40 के आसपास है, घूसखोर है और चंद्रकला का पिता है। माहिर अली है जो मुरारी लाल का पहले मुंशी थे और अब उनके एक तरह नौकर की तरह काम करते हैं, उनके यहाँ सारे कामकाज माहिर अली ही संभालते हैं। मनोज शंकर है जो मुरारी लाल के मित्र का बेटा है, इनके पिता की हत्या भी मुरारी लाल ने ही की थी, जैसा कि मैंने अभी आपको कथा सार में बताया। मनोज शंकर की जो उम्र है वो 22 वर्ष है। हरनंदन है जो रजनीकांत के पिता का मामा का लड़का है, भगवंत सिंह का साथी है। रिश्तेदार तो रजनीकांत का है लेकिन भगवंत सिंह का साथी है, क्योंकि वो बहुत पैसे वाला है, उसके जो गांव में उसी की चलती है, अगर वो उसकी नहीं करेगा तो वो उसके खेत खलिहान सब हड़प जाएगा, तो इस वजह से वो भी उसी का साथ देता है। चंद्रकला है जो इस नाटक की मुख्य पात्र हैं, मुरारी लाल की एकमात्र बेटी हैं और इनकी उम्र 20 वर्ष है। रजनीकांत से प्रेम करती हैं और उन्हीं की ये विधवा बनकर रहने का निश्चय करती हैं। मनोरमा है, ये बाल विधवा हैं, कलाकार हैं, चित्रकला बनाती हैं और इनकी उम्र जो है वो 18 वर्ष है। और एक अन्य पात्रों में एक डॉक्टर भी आया है। अब हम देख लेते हैं इस नाटक के महत्वपूर्ण संवाद। सबसे पहले अंक के इसमें जो सुबह का समय है, 9 बजे का समय है, बरसात का दिन है, एक पहर दिन बीत गया है लेकिन फिर भी बादल बहुत घने हैं, इसलिए मालूम होता है कि सवेरा अभी हो रहा है। इसमें एक संवाद आता है जिसमें मनोरमा कहती हैं, पुरुष आँख के लोलुप होते हैं, विशेषतः स्त्रियों के संबंध में। मृत्यु सैया पर भी सुंदर स्त्री इनके लिए सबसे बड़ा लोभ हो जाती है। ये संवाद है मनोरमा का। मुरारी लाल अपनी पुत्री से थोड़ा बिगड़कर सुबह के समय पर जब पत्रों के बारे में पूछते हैं तब का ये संवाद है। आज की शिक्षा में शब्दों का खिलवाड़ खूब सिखलाया जाता है। ये मुरारी लाल का संवाद है चंद्रकला के प्रति। सजा उनको नहीं दी जाती जो कि अपराध करता है, सजा तो केवल उसकी होती है जो अपराध छिपाना नहीं जानता। ये मुरारी लाल तर्क प्रस्तुत करते हैं माहिर अली के सामने कि अगर मैं रुपए नहीं भी लूँगा तब भी कोई फ़ायदा नहीं,
क्योंकि अपराधी को तो सजा वैसे भी नहीं होनी। अगला संवाद है, जिस वस्तु का अनुभव हुआ ही नहीं उसके अभाव का दुख क्या। ये मनोरमा का संवाद है। अपने वैधव्य के बारे में कहती हैं कि बहुत छोटी अवस्था में, 8 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह हुआ था। 8 वर्ष की अवस्था में वो विधवा हो गई थी। तो कहती हैं कि उसका अनुभव मुझे याद ही नहीं है, कौन पति था, कौन कैसा था, क्या था। तो जिस चीज़ का अनुभव ही नहीं हुआ तो उसका दुख कैसा होगा। अगला संवाद आता है, कला का आधार तो है विश्वास और शिक्षा का संदेह। इन दोनों को एक ही साथ रख देना तो 2 शत्रुओं को बांधकर एक साथ समुद्र में फेंक देना है। ये संवाद है मनोरमा का चंद्रकला से बातचीत करते हुए। निराकार तो कला की वस्तु है ना, नहीं है ना, ये कहती हैं मनोरमा। अब मनोरमा जो एक चित्र बनाती हैं, क्योंकि एक दिन आया था डिप्टी कलेक्टर के घर में रजनीकांत, शिकायत लेकर कि मुझे मारे जाने की पूरी आशंका है, आप मुझे बचा लीजिए, और अगर मैं मारा गया तो डिप्टी कलेक्टर से कहता है कि मेरी हत्या के जिम्मेदार आप ही होंगे। लेकिन वो इतना विनम्र और हंसमुख होता है कि सभी परिवार वाले, सभी लोगों के आंखों में उसका वो हंसता हुआ चेहरा बस जाता है, और उसी चेहरे को लेकर मनोरमा एक चित्र बनाती हैं जिसे चंद्रकला बनाने के लिए कहती हैं, और उस चित्र का नाम होता है यौवन के द्वार पर। लेकिन चंद्रकला कहती हैं कि क्या फ़ायदा यौवन के द्वार पर, इस नाम होना चाहिए था चित्र का मृत्यु के द्वार पर। लेकिन मनोरमा तर्क प्रस्तुत करती हैं कि जब हमने ये चित्र बनाया तब वह यौवन के द्वार पर था, मृत्यु के द्वार पर तो वो अब पहुंचा है। कानून और कला का साथ नहीं हो सकता ना। कानून दंड देगा, कला क्षमा करेगी। कानून संदेह करेगा, कला विश्वास करेगी। ये कथन है मनोरमा का। और ये कथन है किसके प्रति? मुरारी लाल के प्रति, कि जब वो प्रस्ताव रखते हैं कि आप यहीं रह जाइए, मेरा प्रेम स्वीकार कर लीजिए, तो कहती हैं कि कानून और कला का कोई साथ नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। तो ये तर्क इनका मुरारी लाल के साथ है। दूसरा अंक शुरू होता है, संध्या का समय है। संवाद है, पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है और स्त्री का सबसे बड़ा रोग पुरुष। ये है मनोरमा का संवाद। अगला संवाद है, तुम बांसुरी बजाओगे, मैं चित्र बनाऊंगी। मैं विधवा हूँ और तुमको भी विधुर होना होगा, और इस प्रकार हमारा सम्मिलन आज एक जीवन का नहीं अनेक जीवन का हो गया। ये संवाद है मनोरमा का मनोज शंकर के लिए। उसका हाथ मैंने इसलिए पकड़ा था कि मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा। ये संवाद है मनोज शंकर का मुरारी लाल से, कहते हैं सफाई देते हुए कि मैंने इसलिए नहीं पकड़ा कि मैं मनोरमा को अपनी स्त्री बनाऊंगा, मैंने जिंदगी भर अविवाहित रहने के लिए उनका हाथ पकड़ा है। अगला संवाद है, स्त्री के लिए ज्ञान और विद्या का कोई मूल्य नहीं है। ये संवाद मनोज शंकर का है। प्लेटो के प्रजातंत्र में कवि को कोई स्थान नहीं मिला था। स्त्री के प्रेम तंत्र में बुद्धि और ज्ञान को कोई स्थान नहीं मिला है। ये संवाद है मनोज शंकर का मुरारी लाल के प्रति। जब वो बात कर रहे होते हैं, मुरारी लाल क्षमा मांगते हैं कि इस तरह से जो चंद्रकला है वो प्रेम करती हैं रजनीकांत से, और मनोज शंकर दुखी ना हो इसके लिए वो जब सफाई देते हैं तो ये तर्क देते हैं मनोज शंकर कि इसमें चंद्रकला का कोई दोष नहीं, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो वो समझाते हैं और कहते हैं कि प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं, और ख़ास तौर से स्त्री का प्रेम करना। तो उसी संवाद की ये कुछ बिंदु हैं जो आपके सामने प्रस्तुत हैं। अगला संवाद है, प्रेम करना विशेषतः स्त्री के लिए कभी बुराई नहीं। स्त्री जाति की स्तुति केवल इसीलिए होती है कि वे प्रेम करती हैं, प्रेम के लिए ही उनका जन्म होता है। ये संवाद भी मनोज का है। स्त्री चरित्र की सबसे बड़ी विभूति, उसका सबसे बड़ा तत्व प्रेम माना गया है, और उस पर भी यह तो उसका पहला प्रेम है। ये भी संवाद मनोज शंकर का है। हिंदू विधवा से बढ़कर कविता और दर्शन कहीं नहीं मिलेगा। ये संवाद है मनोरमा का। जो मुख्य संवाद के रूप में प्रस्तुत हुआ है वो है, विधवा जीवन तो केवल सेवा और उपकार का है।
ये मनोरमा कहती हैं मुरारी लाल से, जब वो समझाती हैं मनोज शंकर को चंद्रकला के साथ ही रहने के लिए, उनसे विवाह करने के लिए समझाती हैं, तब का ये संवाद है। और मुरारी लाल जब सुन लेते हैं और मुरारी लाल स्तुति करने लगते हैं, मतलब एक तरह से कहते हैं कि आप तो देवी हैं बिल्कुल, तब का ये संवाद है कि विधवा जीवन तो केवल सेवा और उपकार का ही है। तो एक ये संवाद, इस संवाद को हम केंद्र भाव के रूप में भी समझ सकते हैं कि पूरा नाटक इसी के केंद्रित है कि जो लेखक हैं वो कहना चाहते हैं कि विधवा का जीवन एक समाज सेवक के रूप में प्रस्तुत किया गया है इस नाटक में। अब तीसरा अंक शुरू होता है। समय है जो रात का है। संवाद है, पुरुष ने स्त्री की कमजोरी को उसका गुण बना दिया और वह उसी प्रशंसा में सदैव के लिए आत्मसमर्पण कर बैठी। ये चंद्रकला का कथन है मनोरमा से बात करते हुए। मैं आज अपने पैरों पर खड़ी हो रही हूँ, मुझे किसी दूसरे पुरुष की सहायता की जरूरत नहीं है। रोटी और वस्त्र, मेरी शिक्षा इतनी हो चुकी है कि मैं अपना प्रबंध कर लूँगी, कोई चिंता नहीं है, मेरा वैधव्य अमर रहे। ये संवाद है चंद्रकला का मनोरमा से बात करते हुए। मेरा पुरुष मुझे अपनी गुलामी में न रख सका, मुझे सदैव के लिए स्वतंत्र कर गया। ये भी कथन चंद्रकला का है मनोरमा से बात करते हुए। मेरे सिर पर यह सिंदूर उस 50,000 का प्रायश्चित है। ये चंद्रकला कहती हैं जो 50,000 रुपये उनके पिता ने लिए हैं रजनीकांत की हत्या के लिए, उसके संबंध में ये कथन आया है कि उसका प्रायश्चित है। याद कीजिए वह रात, 10 वर्ष बीत गया, आपने अपने मित्र को भांग पिलाकर नाव से नदी में ढेल दिया था, केवल 8,000 रुपये पचा लेने के लिए। उसी रुपए से आपने ये मोटर ली थी और गांव में एक बंगला बनवाया था। ये संवाद आया है जो पूरे नाटक में एक भाव छुपा रहता है कि उसके पिता, मनोज शंकर के पिता की आखिर हत्या क्यों हुई या फिर उन्होंने आत्महत्या क्यों की। तो इस संवाद के द्वारा वो पूरा रहस्य खुल जाता है कि 8,000 रुपये के लिए उसने उसकी हत्या कर दी और उस रुपए का क्या किया ये भी इस संवाद में बता दिया गया है। अब हम देख लेते हैं सिंदूर की होली पर विद्वानों के क्या मत हैं। बच्चन जी लिखते हैं उनकी यानी लक्ष्मी नारायण मिश्र की प्रसिद्धि के आधार समस्या नाटक है। अगला कथन भी इन्हीं का है। प्रसाद बुद्धिवाद के विरोधी थे तो मिश्र जी बुद्धिवाद के समर्थक। बुद्धिवाद का समर्थक बता दिया बच्चन सिंह जी ने। अगला भी कथन बच्चन जी का है। आजीवन एक पुरुष के साथ रहने का उनका सिद्धांत परंपरा की एक रूढ़ी है। सिंदूर की होली में भी इसी का प्रतिपादन है। मिश्र जी ने परंपरा से हटकर सहशिक्षा, बहुविवाह, अनैतिक संबंध आदि सामाजिक समस्याओं को केंद्र में रखकर नाटकों की रचना की। इन समस्याओं का समाधान भारतीय जीवन मूल्यों की दृष्टि में रखकर प्रस्तुत किया गया। ये कथन है डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का। अब हम देख लेते हैं इस नाटक से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है, सिंदूर की होली के किस पात्र ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, ना कि उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए। तो दोस्तों आपने ये नाटक अच्छे से सुन लिया, आपको पता चल गया होगा कि किसने पकड़ा था, मनोज शंकर ने। दोस्तों ये 2020 का जो पेपर हुआ था सुबह की शिफ्ट में, उसमें ये प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न है, इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय है, वांछनीय नहीं है। अपने किस नाटक की भूमिका में लक्ष्मी नारायण मिश्र ने जय शंकर प्रसाद के ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों की प्रतिक्रिया में यह बात कही? ऑप्शन में है सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली और राजयोग। तो दोस्तों ये कथन उन्होंने कहा था सन्यासी की भूमिका में। सन्यासी की जब हम भूमिका पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें ये कथन मिलता है। ये दोस्तों ये भी 2020 के प्रश्न पत्र में आ चुका है। ये सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था उसमें था। अगले जो संभावित प्रश्न हैं वो इस तरह से बन सकते हैं कि सिंदूर की होली नाटक में मुरारी लाल रजनीकांत की हत्या के कितने रुपए लेता है? तो पहले वो 10,000 लेता है और 40,000 बाद में मांगता है, तो टोटल हो गए 50,000, जिसका प्रायश्चित चंद्रकला
भी करती हैं। आपने एक कथन भी देख लिया उससे संबंधित, तो आपको पता चल गया होगा। अगला प्रश्न है, सिंदूर की होली नाटक के अंतिम अंक के दृश्य का समय क्या है? तो संध्या का समय तो बीच के दृश्य का था, दूसरे अंक का था, सुबह का पहले अंक का है, और रात्रि का जो समय है वो अंतिम अंक में बताया गया है। तो इसका उत्तर होगा दूसरा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा। अगर आपको लाभदायक लगा हो तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा, उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। और अगले आने वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले जो नाटक बचे हुए हैं उन पर भी समय पर आपको वीडियो आ जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा। तो उसका नोटिफिकेशन के लिए अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, तो इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बताएं कि आपको ये कैसा लगा। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।